तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और आप लोग का एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आइए आप लोग का जो आज का जो चैप्टर है मैथ का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। देखिए थोड़ा टाइपिंग में ये दिक्कत आ गया है, तो द्विघात आपके बुक में इस तरह से लिखा होगा, तो आप लोग ज़्यादा मत उतना सोचिए, आप लोग द्विघात इस तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण जानने से पहले हमें सबसे पहले जानना होगा कि समीकरण क्या है ना जी, कि समीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले जानना होगा कि समीकरण क्या होता है। तो समीकरण जो है ऐसे गणितीय कथन होते हैं जिसमें दो राशियों के बीच बराबर का चिन्ह होता है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कि समीकरण गणित का ऐसा कथन जिसमें दो राशि रहेगा दोनों तरफ और बीच में कौन सा चिन्ह रहेगा, बराबर का। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, जैसे x बराबर 4, क्या ये समीकरण है? बिल्कुल समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि गणित का दो राशि है, x चर राशि और 4 अचर राशि है, और हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच में क्या है, बराबर का चिन्ह है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, समीकरण कहेंगे। तो केवल इसी को नहीं बल्कि और भी कुछ बड़ा भी रहेगा तो उसको भी हम लोग समीकरण कहेंगे। जैसे 4x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 ऐसे रहेगा, तो इसको भी हम लोग समीकरण कहेंगे। या इससे भी बड़ा रहेगा, फॉर एग्जांपल के लिए 4x पर पावर 3 प्लस 3x² प्लस 7x प्लस -8 बराबर 0, ये भी क्या हो जाएगा, एक समीकरण हो जाएगा। मतलब हमें देखनी है कि बीच में बराबर का चिन्ह होना चाहिए, तो हम लोग इसको समीकरण कहेंगे, ठीक है। अब समीकरण दो प्रकार के होते हैं, रेखिक समीकरण और द्विघात समीकरण। हम लोगों ने चैप्टर 2 में, अगर आप लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो वीडियो जा करके देख लीजिएगा। चैप्टर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, है ना। और बहुपद में ही क्या कीजिए, बराबर 0 लगा दीजिए, तो वो क्या बन जाता है, समीकरण। अब रेखिक समीकरण किसको कहेंगे? तो ऐसा समीकरण जिस समीकरण का घात कितना होता है, 1 होता है, ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, रेखिक समीकरण कहते हैं। घात का मतलब क्या बताए हैं, चैप्टर 2 में ही आप लोग को समझाएं। घात का मतलब हम लोगों का अधिकतम पावर देखना है। जैसे ये जो समीकरण है इसमें अधिकतम चर का पावर देखना है, तो चर का अधिकतम पावर 2 है, तो मतलब इसका घात कितना है, 2 है। जैसे ये वाला है एक समीकरण, इसमें क्या देख रहे हैं कि चर x है और x का अधिकतम पावर 1 है, मतलब ये कैसा समीकरण हो गया, घात 1 वाला रेखिक समीकरण। उम्मीद करता हूँ रेखिक समीकरण अच्छे से समझ गए। और द्विघात समीकरण क्या होता है, जिस समीकरण का घात 2 होता है। जैसे हमने इसमें देखा कि इस समीकरण का घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। क्या यहाँ जो ये वाला जो उदाहरण दिया, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग चर का अधिकतम पावर देखते हैं। अधिकतम पावर कितना है, 3 है, तो ये द्विघात नहीं बल्कि ये त्रिघात समीकरण हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ द्विघात रेखिक अच्छे से समझ गए। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग समझेंगे कि द्विघात समीकरण का कोई ना कोई रूप तो होगा, कोई एक माना गया रूप होगा जिसको हम लोग मानक रूप कहते हैं, ठीक है। तो द्विघात समीकरण किस रूप में होता है? तो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है, जहाँ कंडीशन क्या है कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि स्क्वायर वाला टर्म, ये वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई 0 होगा तो चलेगा, ठीक है। यानी b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a जो है कभी 0 नहीं होगा। और a b c क्या है यहाँ पे, a, b, c कोई चर नहीं है, बल्कि ये क्या होते हैं, वास्तविक संख्या। ये क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है द्विघात समीकरण का मानक रूप समझ गए होंगे। ये ऑब्जेक्टिव में ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण का मानक रूप है। अब वहाँ पे ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन में ये वाला भी रह जाता है, ओनली रहेगा ax² प्लस bx प्लस c, इसमें बराबर 0 देवे नहीं करेगा। तो क्या ये समीकरण है? क्या ये समीकरण है? नहीं है।
तो इसको हम लोग समीकरण नहीं कहेंगे, इसको हम लोग केवल और केवल द्विघात बहुपद कहेंगे। तो ध्यान से मारना है टिक, ठीक है, कि जिसमें बराबर 0 रहेगा वो समीकरण होगा और पावर 2 रहेगा अधिकतम, तो उसी को हम लोग कहेंगे द्विघात समीकरण, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि बी और सी हमने बताया 0 हो सकता है, खाली स्क्वायर वाला 0 नहीं हो सकता। अगर आपसे पूछ देगा 4x स्क्वायर क्या ये द्विघात समीकरण है, तो हाँ ये द्विघात समीकरण है। क्यों? इसमें b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, मतलब कि यहाँ b के जगह में कुछ नहीं है तो 0 है और c के जगह में कुछ नहीं है तो 0 है। मतलब खाली हमको देखना है स्क्वायर वाला टर्म जो है, इसमें जो यहाँ a का जो मान होता है स्क्वायर वाला के साथ, ये वाला 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी होगा 0 तो चलेगा। और इसमें a b c का मान भी छांटने दे देता है। आपको कोई क्वेश्चन दे देगा कि 4x स्क्वायर प्लस 6x घटा 8 में ए बी सी का मान बताइए, तो a का मान कितना हो जाएगा 4, b का मान क्या हो जाएगा 6 और c का मान क्या हो जाएगा -8। अब देखिए जो स्क्वायर वाला के साथ रहता है उसको हम लोग a का मान कहते हैं, x के साथ जो रहता है उसको b का मान कहते हैं, और जो केवल संख्या होती है उसको c का मान कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगला चैप्टर पे। अब चलते हैं चैप्टर 4.1। इसका हम लोग पहला नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब कि ये सारा जो क्वेश्चन है इसमें सबको चेक करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझते हो। द्विघात समीकरण रहने के लिए क्या होना चाहिए, तो द्विघात समीकरण होने के लिए केवल और केवल हमको क्या देखना है, चर का जो घात है, अधिकतम जो पावर है, चर का जो पावर है वो अधिकतम कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। यानी कि जो समीकरण है इसका घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो द्विघात समीकरण हम लोग उसको कहेंगे। उम्मीद करते हैं समझ रहे हैं। और क्या b और c 0 रहेगा तो कहेंगे, हाँ बिल्कुल कहें। खाली हम लोग को क्या देखना है स्क्वायर वाला, अगर स्क्वायर वाला रह गया तो हम लोग उसको द्विघात समीकरण कहेंगे, अगर स्क्वायर वाला ही 0 हो गया तो उसको द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो चलिए हम लोग अब चैप्टर में, आज हम लोग ये जो पूरा चैप्टर 4.1 इस पार्ट में करने वाले हैं, ठीक है, यानी पूरा 2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक करेंगे। चलिए हम लोग पहला सवाल पे चलते हैं। इसको हम लोग जांच करके बताते हैं क्या ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। ये 8 का 8 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो आइए पहला सवाल है, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 होल x - 3। तो आइए इसको हल करते हैं हम लोग कि ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है। तो ये वाला a + b का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस 2 × a × b, b का मान है 1 प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बराबर, बराबर की इधर 2 से गुना है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह, 2 × x 2x -2 × 6। तब बाकी सबको एक तरफ कर लेंगे और दूसरे तरफ 0 रखेंगे, है ना। हम लोग क्या करते हैं ax² + bx + c बराबर 0, यही ना। तो एक तरफ 0 रखना है, बाकी सबको दूसरे तरफ ले आइए। आइए x² प्लस 2x और 1 को गुना करेंगे तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब ये प्लस 2x है, इधर लाएंगे तो -2x और ये -6 इधर लाएंगे तो +6 बराबर इधर हो गया 0। अब देखिए प्लस 2x -2x दोनों खत्म हो गया, बचा क्या, केवल और केवल x² प्लस 1 और +6 यानी +7 बराबर 0। तो बताइए ये क्या द्विघात समीकरण के रूप में है। आप लोग को क्या बताएं कि द्विघात समीकरण के रूप में होने के लिए हमें देखना है चर का अधिकतम पावर। चर का अधिकतम पावर कितना है 2 है, तो हम इसको द्विघात समीकरण कहेंगे। यानी इस जो समीकरण है इसका घात 2 है तो इसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। तो आप लोग बोलिएगा कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में कहाँ है, स्क्वायर वाला तो है, x वाला नहीं दिख रहा है, संख्या तो है। तो क्या बताए कि a बराबर खाली देखना है 0 नहीं होना चाहिए, बाकी b c भी 0 हो जाए तो
चलेगा। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, ये द्विघात समीकरण है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा कि ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह रहता है, गुना 3 माइनस एक्स। आइए इसको हल करते हैं। चलिए जब हल करते हैं तो इधर वाला तो सेम रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इधर वाला को गुना कीजिए, माइनस प्लस माइनस 2 तिया 6, माइनस माइनस प्लस 2 गुना x तो 2x, गुना कर दिए, -2 से गुना करना था कर दिए। अब बाकी सबको इधर ले आइए, बराबर 0 के रूप में लिखना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस 2x इधर लाएंगे तो -2x, और ये -6 बराबर के इधर लाएंगे तो +6 बराबर 0। अब देखिए ये किस रूप में हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण के रूप में है? तो ये द्विघात समीकरण के रूप में है। स्क्वायर वाला है, एक्स वाला है, फिर संख्या है, मतलब हमको देखना है कि स्क्वायर वाला यानी चर का अधिकतम पावर 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। उम्मीद करते हैं समझ गए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी हम लोग दोनों तरफ हल करते हैं, फटाफट से चलिए कीजिए। x माइनस 2 से x प्लस 1 को गुना करेंगे, तो गुना उम्मीद करते हैं अच्छे से आप लोग जानते होंगे। तो कैसे करते हैं गुना, पहले x से कर लेंगे ये दोनों को गुना, फिर -2 से ये दोनों को करेंगे, यहाँ भी गुना करेंगे तो पहले x से ये दोनों को करेंगे, फिर -1 से ये दोनों को गुना कर देंगे। चलिए x से जब करेंगे तो x गुना x स्क्वायर, फिर प्लस 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 x गुना 1 तो 1x, फिर माइनस प्लस माइनस 2 गुना x तो 2x, फिर माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2, इधर वाला हो गया। अब इधर गुना की जा रहे थे इस वाला को, x गुना x स्क्वायर, x गुना 3 प्लस 3x, फिर यह माइनस प्लस माइनस 1 गुना x तो x, और माइनस प्लस माइनस 1 गुना 3 तो 3। उम्मीद करते हैं समझ रहे हैं। आइए सबको उठा के इधर कर दीजिए, उधर बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इधर लाइए सबको। ये प्लस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 3x है तो माइनस 3x, माइनस x है तो प्लस x, माइनस 3 है तो प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर खत्म, स्क्वायर वाला ही खत्म हो गया, केवल क्या बचा, x वाला। अब देखिए x वाला में प्लस में कौन कौन है, x और x यानी 2x, माइनस में कौन कौन है, -2x माइनस 3x यानी -5x, और -2 प्लस 3 तो +1 बराबर 0। आइए ज़रा इसको हल करें, तो 2x में 5x जाएगा तो -3x प्लस 1 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या ये द्विघात समीकरण है? नो सर, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग चर का अधिकतम पावर देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, तो ये क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। तो नहीं है तो क्या है, पावर 1 वाला को क्या कहते हैं, रेखिक समीकरण, याद है ना। तो चलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो लिख देंगे हम लोग कि ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसको भी हम लोग हल करते हैं फटाफट से गुना करके। तो आइए x से गुना कीजिए, x गुना 2x स्क्वायर, x प्लस यहाँ प्लस 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 x गुना 1 तो x, माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6x, माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3, इधर कीजिए गुना, x गुना x स्क्वायर प्लस x गुना 5 तो 5x, सबको उठा के इधर कर दीजिए। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 प्लस x स्क्वायर है तो माइनस x स्क्वायर, प्लस 5x है तो माइनस 5x बराबर 0। देखिए कौन कौन समान पद है, 2x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, तो यहाँ माइनस x स्क्वायर का मतलब 1x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर घटेगा तो ओनली बचेगा x स्क्वायर। उसके बाद x वाला में देखिए कौन कौन है, प्लस x है
-6x और -5x, तो -11x और इधर है -3 बराबर 0। और सजा के लिख दीजिए x² प्लस x में -11x जाएगा तो -10x -3 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये चर का जो अधिकतम पावर है 2 है, तो इसको क्या लिखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे हैं। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इधर देखिए a-b का होल स्क्वायर में टूटेगा, इधर तो जैसा है वैसा ही रहेगा, x² प्लस 3x प्लस 1। इसको a-b का होल स्क्वायर में तोड़िए, a² माइनस 2 इंटू a इंटू b, a और b का मान यही है, प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। चलिए हल कर दीजिए। अब आगे x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x² माइनस 2 दूनी 4x प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। सबको इधर ले आइए बराबर के इधर, x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस x² प्लस 4x माइनस 4 बराबर 0। चिन्ह बदल जाएगा सबका, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, प्लस x² माइनस x² खत्म, यानी स्क्वायर वाला ही खत्म हो गया, तो ये द्विघात समीकरण तो नहीं हो सकती है। चलिए क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4x यानी 7x। इसके बाद संख्या को प्लस 1 में -4 जाएगा तो -3 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। क्या है? रेखिक है, तो क्या लिखेंगे? द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़े। क्वेश्चन है x प्लस 2 का होल क्यूब। चलिए a प्लस बी का होल क्यूब में टूटेगा। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बोलिए फटाफट से, याद कीजिए। a प्लस बी का होल क्यूब a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab का स्क्वायर। चलिए फटाफट से फॉर्मूला में रखिए, a³ यानी x का क्यूब, b³ यानी 2 का क्यूब प्लस 3a² a का मान है x, तो x² इंटू b का मान है 2 प्लस 3ab का स्क्वायर, a का मान है x, b है 2 तो 2 का स्क्वायर बराबर के इधर हल कीजिए। 2x को x² माइनस 1 से गुना कीजिए, 2x गुना x², तो x पर पावर 1 और x पर पावर 2, x पर पावर 3 हो जाएगा, यानी 2x पर पावर 3। फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस, 2x को 1 से गुना करेंगे तो 2x ही होने वाला है, ठीक है। अब बराबर के उधर जो है उसको उठा के इधर करेंगे, x³ प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 प्लस 3 दूनी 6x² प्लस 2 दूनी 4 तिया 12x, इधर कीजिए माइनस 2x³, ये माइनस में है तो प्लस 2x बराबर 0। चलिए x³ के साथ जुटेगा घटेगा, तो x³ में -2x³ घटेगा तो -1x³ बचेगा, ठीक है। अब संख्या के साथ संख्या कुछ है और कोई संख्या नहीं है, केवल 8 ही है, तो 8 रहने देंगे, प्लस 6x² स्क्वायर वाला है क्या कहीं और? नहीं है, तो 6x²। उसके बाद प्लस x वाला x के साथ 12x और 2x हो गया 14x और बराबर 0। बताइए ये क्या द्विघात समीकरण में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ये जो समीकरण है इसका अधिकतम पावर 3 है, अधिकतम पावर 3 है, तो ये द्विघात नहीं बल्कि ये त्रिघात समीकरण कहलाएगा, यानी इसको भी हम द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए, इसमें a-b का होल क्यूब में टूटने वाला है, फटाफट से बोलिए a-b का होल क्यूब का फार्मूला याद कीजिए।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 AB प्लस 3AB का स्क्वायर। तो आइए बबुआ लोग इस फार्मूला में अब हम लोग रखेंगे यहाँ पे। चलिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इधर वाला जस का तस रहने दीजिए, a माइनस बी का होल क्यूब में तोड़ेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब, उसके बाद माइनस 3a² b, तो 3x का स्क्वायर इंटू b का मान है 2 प्लस 3ab का स्क्वायर यानी b का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं समझ रहे हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 माइनस 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 तिया 12x। सभी को उठा के बाएं तरफ कर दीजिए बराबर 0 के रूप में। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इधर लाएंगे तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x बराबर 0। अब देखिए प्लस x का क्यूब माइनस x का क्यूब, x क्यूब वाला ख़त्म हो गया, स्क्वायर वाला स्क्वायर के साथ में कौन कौन है स्क्वायर में, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, तो माइनस 4 में प्लस 6 होगा तो बचेगा 2x स्क्वायर। उसके बाद x वाला x के साथ तो माइनस x और माइनस 12x तो माइनस 13x प्लस 1 और प्लस 8 प्लस 9 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण में है? तो बिल्कुल ये द्विघात समीकरण में है। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं चर का अधिकतम पावर 2 है, तो लिखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। बस इतना ही। और याद रखिएगा आपके बोर्ड एग्जाम में ये 8 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको जो है पूछेगा ही पूछेगा 1 नंबर में, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, यानी केवल और केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करने बोला, हल करना नहीं बोला, खाली द्विघात समीकरण आपको बनाने के लिए बोला। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन पे 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को हम लोग अभी हल करने वाले हैं। तो आइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, ठीक है, और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। ध्यान से समझिएगा, क्षेत्रफल दे दिया है, आयताकार भूखंड है। आयताकार जानते हैं ना, ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा यानी लंबाई के बराबर लंबाई, चौड़ाई के बराबर चौड़ाई, आमने सामने का भुजा बराबर, और कोण भी सारा समकोण हो, ये चारों कोण समकोण हो, तो ऐसी आकृति को आयत कहते हैं। तो इस तरह का एक भूखंड है जिसका क्षेत्रफल दे दिया गया है 528 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर को हम लोग मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए जो दिया है उसको लिखिए। हम लोग कैसे इसको हल करते हैं, कैसे इसका द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो सबसे पहले जो दिया है लिखेंगे, दिया है आयताकार भूखंड का, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। आगे क्षेत्र की लंबाई यानी इसका जो लंबाई है यानी L, वो चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। चौड़ाई को क्या कहते हैं? B, लंबाई को L। अब जो लंबाई है वो चौड़ैया का दुगुना से 1 अधिक है यानी प्लस 1 है। समझ रहे हैं ना? चौड़ाई का दुगुना यानी 2 से गुना कर देंगे डबल, और उससे 1 अधिक है तो मतलब प्लस 1, ठीक है। तो आइए हम लोग अब मान लेते हैं कि हम लोग मान लेते हैं
ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम लोग द्विघात समीकरण में जब हम लोग बनाने जाएंगे ना, तो कोशिश कीजिएगा कि जो छोटा रहेगा, जो दो चीज़ निकालने के लिए देता है, जैसे इसमें लंबाई और चौड़ाई है, तो लंबाई और चौड़ाई में देखना है कि जो कौन छोटा है उसी को मानने का प्रयास करेंगे तो आसानी से बनेगा। हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही हम लोग सोचेंगे कि जो छोटा है उसी को हम लोग मानेंगे, तो उससे आसान हो जाती है। तो यहाँ छोटा कौन है? लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक, यानी लंबाई अधिक है किससे? चौड़ाई से। तो हम लोग चौड़ाई को ही मानेंगे, जो छोटा है उसी को मानेंगे। माना चौड़ाई बराबर x, किस में है? तो मीटर में है, तो मीटर मान लेंगे। तो लंबाई बताइए क्या हो जाएगा फटाफट से? लंबाई क्या हो जाएगा? चौड़ाई का दुगुना से, लंबाई जो है चौड़ाई का दुगुना से यानी x गुना 2 से एक अधिक है, यानी प्लस 1 है, यानी लंबाई कितना हो गया? 2 गुना x, 2x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे हमको क्षेत्रफल दे दिया है प्रश्न से आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ देखिए लंबाई हमको मालूम है और चौड़ाई भी हमको मालूम हो गया और क्षेत्रफल भी हमको दिया हुआ है। तो अब हम लोग खाली रख देंगे फार्मूला में, क्या लिखेंगे? आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल यहाँ दे दिया गया है 528 बराबर लंबाई हमको पता है 2x प्लस 1 और चौड़ाई भी हमको पता है, चौड़ाई है x। अब x से गुना कर दीजिए, समीकरण बन के तैयार हो जाएगा। 528 बराबर x गुना 2x, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 गुना x, तो x। अब 528 प्लस में उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। तो यहाँ लिखेंगे, तो इधर बचेगा बराबर 0, उधर ले जा रहे हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। ठीक है, अब इतना बराबर 0, इसको पक्षांतर कर दीजिए, इधर वाला उधर, इधर वाला इधर, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर सकते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये हो गया आपका द्विघात समीकरण के रूप में आपका समीकरण बनके तैयार हो गया। तो चलिए यही आपका आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 2 क्रमागत का मतलब समझते हैं? क्रमागत का मतलब कि जो क्रम में आते रहता है, जैसे 16 के बाद क्या आता है? 17, तो 16 और 17 को क्या कहेंगे? क्रमागत। अब देखिए 20 के बाद 21 आता है, तो 20 और 21 को क्रमागत कहेंगे। बोलेगा 22 और 24 क्रमागत है क्या? नहीं है, क्योंकि 22 के बाद 23 आता है, तो 22, 23, 24 ये क्रमागत हो गया। ठीक है, क्रमागत समझ गए? तो ऐसे ही यहाँ पर 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है जिसका गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें मान लेंगे, क्या मानेंगे? पूर्णांक जो है उसी को मान लेंगे। माना पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक क्या है? तो हम लोग मान लेते हैं x ही मान के चलेंगे। ठीक है, तो अब बताइए दूसरा जो होगा, यानी हमको कैसा लिखना है? क्रमागत। कैसा लिखना है? क्रमागत। तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक कितना होगा? पता है? नहीं है, तो आइए समझाते हैं। अगर एक संख्या 16 है तो इसका क्रमागत क्या होगा? 17 होगा। अभी तुरंत समझाए तो कैसे निकलता है क्रमागत? अगर जो संख्या है उसमें 1 जोड़ देने पर ठीक उसका आगे वाला क्रमागत संख्या निकल जाता है। यानी आज एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि अगर हमको क्रमागत संख्या निकालना है तो उसमें 1 जोड़ देंगे। 200 के बाद क्रमागत क्या होता है? तो 1 जोड़ देंगे, 201 होता है। ठीक है, तो वैसा ही x का क्रमागत क्या हो जाएगा? 1 जोड़ देंगे, x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न से ध्यान दीजिएगा,
प्रश्न से क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। ठीक है, तो यानी दोनों का गुणनफल यानी दोनों को गुना करेंगे, x को गुना करेंगे x प्लस 1 के साथ, तो कितना प्राप्त होता है 306। चलिए बन गया, समीकरण बन के तैयार है। x गुना x, एक्स स्क्वायर, x गुना 1 तो 1x, और ये प्लस 306 है, इधर लाएंगे तो माइनस 306 बराबर 0। ये हो गया आपका द्विघात समीकरण बन के तैयार। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, चलो ये थोड़ा छोटा प्रिंट हो गया है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिए, इसमें 2 कैरेक्टर है, इसमें भी एक है रोहन और दूसरा है रोहन की माँ। तो हम लोग दोनों को मानेंगे। छोटा कौन है? रोहन छोटा होगा जी, उसका मैया तो उससे बड़े न होगा जी। ध्यान से समझिएगा। तो हम लोग हमेशा छोटका को मानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो किसको मानते हैं? मान लेते हैं कि माना रोहन की आयु, माना रोहन की आयु कितना मानते हैं? x मानते हैं हम लोग हमेशा, तो x ही मानेंगे, x वर्ष। ठीक है, और ध्यान से समझिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे बड़ी है? तो रोहन से बड़ी है। ठीक है, यानी रोहन की मम्मी रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। अगर आपका उम्र 15 साल है और आपसे बड़े हैं आपकी मम्मी 26 वर्ष, तो आपकी मम्मी का उम्र कितना हो जाएगा? 15 प्लस 26 होगा ना। तो उसी प्रकार से अगर रोहन की आयु x वर्ष है तो रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु इससे 26 वर्ष बड़ी है ना रोहन से, तो x में 26 जोड़ देंगे। ये हो गया रोहन की माँ की आयु। अब ध्यान से समझिएगा, आगे क्या बोला है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब क्या होता है? बाद, और पूर्व मतलब होता है पहले। आप लोग को चैप्टर 3 में आप लोग को बताए हैं, इसमें भी आयु वाला जो क्वेश्चन था उसमें पश्चात और पूर्व आप लोग को बताए हैं कि पश्चात मतलब होता है बाद और पूर्व मतलब पहले। और बाद का अगर उम्र बोले यानी पश्चात बोले तो उसमें प्लस कर देना है, और पूर्व बोले तो माइनस। क्यों? हम बोलेंगे आप अभी 15 के हैं तो 3 वर्ष पश्चात यानी 3 साल बाद क्या साल के होंगे? तो 15 प्लस 3 प्लस किए ना। और बोलेंगे 3 साल पहले तो कितना उम्र के थे? 12, तो माइनस किए 3। समझ में आ गया? तो पश्चात बोलेगा तो प्लस करना होगा और पूर्व बोलेगा तो माइनस करना होगा। तो यहाँ बोला है प्रश्न से, चलिए आते हैं प्रश्न से। 3 वर्ष पश्चात जो है उन दोनों का आयु का गुणनफल कितना है? 360। तो 3 वर्ष पश्चात अभी रोहन का आयु जो है हमने मान लिया, यहाँ लिख दीजिए वर्तमान, लिख दीजिए रोहन की वर्तमान आयु। तो उसकी माँ की यहाँ भी लिख दीजिए वर्तमान। ठीक है, अच्छा रहेगा। तो ध्यान से समझिए, तो ये वर्तमान आयु है। 3 साल बाद उम्र, रोहन का भी x है तो 3 साल के पश्चात बोल रहा है तो 3 जुड़ जाएगा, यानी x प्लस 3 हो जाएगा रोहन का 3 वर्ष के पश्चात। उसकी मम्मी x प्लस 26 है अभी, तो 3 साल के बाद 3 जुड़ जाएगा, यानी x प्लस 26 में 3 जुड़ जाएगा। और 3 साल बाद रोहन का उम्र ये हो गया, उसकी मम्मी का उम्र ये हो गया। और ये दोनों का बोला है 3 साल के बाद जो आयु है ये दोनों का गुणनफल 360 है, यानी दोनों का आयु को 3 साल के बाद अगर गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 360। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए इसको। तो चलिए इसको अब हल कर देंगे हम लोग, यानी हो जाएगा x प्लस 3 होल x प्लस 26 और 3 29। अभी आप लोग को सिखाए कि अब इसको कैसे हल करना है। तो पहले x से गुना कर लेना ही दोनों को, फिर 3 से ही दोनों को गुना करके हल करेंगे। तो चलिए यहीं पे हल कर देते हैं। x से जब गुना करेंगे तो x गुना x हो जाएगी
x का स्क्वायर, क्या हो जाएगी x का स्क्वायर। आगे फिर x को 29 से गुना करेंगे, प्लस चिन्ह है तो प्लस x गुना 29 करेंगे तो 29x, ठीक है। फिर अब 3 से गुना कीजिए, x से हो गया प्लस 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 3 गुना x तो 3x, और फिर प्लस 3 गुना 29 करेंगे तो 29 तिया 87, ठीक है, बराबर क्या कर देंगे 0। अब इसको हल कर दीजिए, x का स्क्वायर प्लस 29 और 3 32x प्लस 29 तिया 87 तो बराबर 0। ये हो गया आपका द्विघात समीकरण के रूप में हमने क्वेश्चन नंबर 3 को लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये अंतिम क्वेश्चन है चैप्टर का। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ध्यान से समझिए, जैसा जैसा दिया वैसे वैसे लिख लीजिए। हमको दूरी दे दिया गया है 480 किलोमीटर। आगे पढ़िए, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह इस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? चाल ज्ञात करनी है। तो चाल ज्ञात करनी है तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे चाल। माना रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल कितना मानते हैं? x। किलोमीटर और घंटा में सब कुछ है तो किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब आप लोग पढ़े होंगे साइंस में, याद कीजिए दूरी बराबर फार्मूला याद है? दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुने समय। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? तो यहाँ पर हमें वह इस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। यहाँ मिस्टेक हो गया है, प्रिंटिंग समय लेती है। तो यहाँ हमें समय के बारे में चर्चा करना है, नहीं हमें यहाँ क्या ज्ञात करनी है? समय ज्ञात करनी है। तो बताइए समय का क्या हो जाएगा सूत्र? ये चाल गुना में है, समय के साथ इधर लाएंगे तो भाग में, यानी फार्मूला हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो आइए फटाफट से, दूरी 480 किलोमीटर है और चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो समय कितना लगा? तो दूरी बटे चाल, यानी 480 बटे चाल है x, तो x इतना घंटा समय लगा रेलगाड़िया से दूरी को तय करने में। अब रेलगाड़ी में क्या किया है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को कम कर दिया है। चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया। बोलिए, चाल को धीरे कर देंगे तो क्या होगा? समय अधिक लेगा, है ना जी। आप धीरे धीरे आइएगा, घर से पढ़ने के लिए स्कूल जाइएगा, ठीक है। और कोई तेज से जाएगा तो किसको अधिक समय लगेगा? जो धीरे धीरे जाएगा, है ना। तो चाल को कम कर दिया है तो समय तो अधिक लेगा ही। और कितना अधिक समय लेगा? तो यहाँ दे दिया है 3 घंटा अधिक समय लेगा। चाल कितना कम किया है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिखेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम करने पर नई रेलगाड़ी की, मतलब रेलगाड़ी की नई चाल क्या हो जाएगा? पहले x से चल रहा था, x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, अब अगर हम 8 कम हो गया तो 8 घटा दीजिए, यानी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताइए, अब समय कितना लेगा? इस चाल से समय कितना लेगा? दूरी तो उतने रहेगा जी, 480 है ना, दूरियों घट बढ़ जाएगा, दूरी उतने रहेगा, है ना। आप घर से स्कूल आइएगा तो दूरी, धीरे आइएगा तो दूरी थोड़ी बढ़ेगा, दूरी उतने रहेगा, खाली समय में कम बेसी होगा। तो समय कितना हो जाएगा? तो दूरी बटे चाल। दूरी है 480 और चाल है इस बार x माइनस 8, ठीक है। तो ये घंटा, इतना घंटा, ये हो गया नया समय। और क्या बोला है? जो चाल को कम करने में जो समय लगा है वो समय 3 घंटा अधिक है ना। ध्यान से पढ़िए, यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम
होती तो वह इस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। ठीक है, यानी इसका जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गया तो समय जो है पहलका समय से 3 घंटा अधिक लेती, मतलब ये 3 घंटा अधिक समय है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो आइए दोनों समय का तुलना करते हैं। प्रश्न से क्या लिखेंगे बाबू लोग? प्रश्न से ये जो दोनों समय है, एक समय है 480/x, एक समय है 480/x और एक दूसरा समय है 480/x-8। ठीक है, ये दो समय है, ये दोनों को हम लोग तुलना करेंगे। यानी यहाँ पे समीकरण बनाना है तो बीच में क्या देना होगा? बराबर का चिन्ह देना होगा। ठीक है, तो बराबर का चिन्ह लगाने के लिए ध्यान दीजिए क्या करना होगा। ये वाला समय जो है, ये वाला समय अधिक है। कितना अधिक है? 3 घंटा अधिक है। चाल कम किए हैं तो कितना अधिक समय? ये 3 घंटा अधिक समय लिया है। ठीक है, तो ये वाला जो समय है 3 घंटा अधिक है, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 3 घंटा और जोड़ दीजिए या इसमें 3 घंटा घटा दीजिए, दोनों कर सकते हैं। अगर दोनों समय को बराबर करना है, ये 3 घंटा अधिक है तो इसमें 3 घंटा घटा दीजिए, या अगर इसमें नहीं घटाइएगा तो इसमें 3 घंटा जोड़ दीजिए, तब दोनों समय बराबर हो जाएगा। उदाहरण के लिए समझिए कि अगर ये 10 घंटा समय लगा है, इससे 3 घंटा अधिक ये है 13 घंटा। ठीक है, अब दोनों समय को बराबर करना है तो 10 में 3 घंटा और जोड़ दीजिए या 13 में 3 घंटा को घटा दीजिए, तो दोनों 10 घंटा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जो कर सकते हैं। तो हम इधर जो है 3 घटा ही देते हैं। ठीक है, अब हल कर दीजिए। अब इसको हल कर दीजिए तो 480/x सबको इधर ले आइए। ये यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस में है, तो इधर लाएंगे तो -480/x-8 और ये -3 है, इधर आएगा तो +3 = 0। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? जिसका एलसीएम नहीं निकलता है गुना हो जाता है, x होल x - 8। ठीक है, अब x से x कट गया तो x - 8 से ऊपर में गुना हो जाएगा, 480 होल x - 8। बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस डालिए। x - 8 से x - 8 कट जाएगा, बचेगा x से गुना होगा तो 480x, उसके बाद यहाँ प्लस 1 से जितना है इतना बार ही भाग लगेगा, 1 से किसी को भी भाग देते हैं उतना ही लगता, तो यहाँ गुना हो जाएगा इतने से, तो 3 हो जाएगा x होल x - 8। ठीक है, बराबर इधर 0। चलिए इसको हल कीजिए अब। चार 480 को x से गुना करेंगे तो 480x माइनस 480 को 8 से गुना कीजिए तो 8 × 8 = 64, 8 × 4 = 32 और 6 = 38, 3840 और माइनस 480x यहाँ पे गुना कर दीजिए, 3x से गुना हो जाएगा तो प्लस 3x गुना x तो 3x² और फिर 8 × 24x तो -24x बराबर 0। इसके नीचे में x होल x - 8। ठीक है जी, अब देखिए प्लस 480x माइनस 480x ख़त्म, बच गया ऊपर में सजा के लिख दीजिए 3x²
-24x, पहले स्क्वायर वाला फिर x वाला फिर संख्या -3840 बटे x होल x -8 बराबर इधर 0। बराबर 0 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, इसको क्रॉस गुना कर देंगे। जब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो हमें प्राप्ति हो जाएगी, 1 से गुना करेंगे तो सेम इतना रहेगा और इसको 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया आंसर, 3x स्क्वायर -24x -3840 बराबर 0। आप यहाँ पे 3 को कॉमन भी कर सकते हैं। अगर ये 3 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा केवल x स्क्वायर -3 × 24 यानी 8x माइनस ये भी 3 से कट जाएगा तो 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 3 × 8 = 24, 1280 बराबर 0। अब ये 3 उधर जाएगा, गुना में है तो भाग में यानी 0 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा x स्क्वायर -8x -1280 बराबर 0। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप लोग बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लगा, ये आप लोग को पूरा चैप्टर 4.1 कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बाकी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी हमसे जुड़ करके मैथ को 2 महीना के अंदर में ख़त्म कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद।